बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायोलॉजी 9 जो है इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस ये पढ़ा था, कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ा था, और उसके अलावा हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरा इसके साथ ही हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले नंबर पे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी जानदार को किस लेवल पर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एनिमल के ऑर्गन्स का मुताला कर रहे हैं तो फिर हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, और अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, और अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो फिर किस लेवल पे बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नंबर पे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ जिसका कुछ मैस है और वो जगह घेरती है, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मैटर हैं, और जितना भी मैटर है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, और एलिमेंट्स में क्या जो मौजूद होता है, एटम्स मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स में एटम्स मौजूद होते हैं। तो अब कौन से एटम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, इसको पढ़ना ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल होता है। अब ज़ाहरी बात है कि एटम के भी आगे मज़ीद कुछ हिस्से हैं जिनमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं एटम के, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। तो जो एटम्स जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं उनको पढ़ना, और उन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन एटम्स की भी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में आ जाता है। उसके बाद हमें पता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए या और आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अगर बायो एलिमेंट्स जो हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और बायो एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 16 के करीब हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ है। 16 के करीब बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी इस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये वाले जो हैं ये इंसान के जिस्म को बनाते हैं। इसमें कुछ 6 जो हैं वो 99% बॉडी मास बनाते हैं, और बाकी 10 जो हैं वो 1% बनाते हैं। तो अब बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, यानी कि बायो एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। और ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, या तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है, इनमें एटम्स की तादाद कम है। जैसे ग्लूकोज है, इसमें लिमिटेड एटम्स हैं, इसी तरह वाटर है तो इसमें भी लिमिटेड एटम्स हैं। और अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें एटम्स की तादाद ज़्यादा है, इसी तरह इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसमें स्टार्च है जो पॉलीमर है, और बहुत से एटम्स आते हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये अगर हम किसी जानदार के जिस्म में मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल्स को, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर लेवल होगा। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। कंबाइन होने के बाद ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, और ऑर्गेनेलिज जो हैं ये सेल के छोटे हिस्से होते हैं, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। और इनके एग्जांपल्स माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, उसका काम फोटोसिंथेसिस है, राइबोसोम्स होते हैं हर सेल में, इनका काम प्रोटीन की तैयारी है। तो ये ऑर्गेनेलिज किस तरह बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिज बनते हैं। और ऑर्गेनेलिज जब कंबाइन होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जब कंबाइन होते हैं तो फिर सेल बनता है, जो किसी भी जानदार के जिस्म का यूनिट है, इकाई है, वो सेल बनता है। और एक ही तरह के सेल्स
जिनका काम भी एक ही तरह का हो, वो एक ही काम को करने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यूज़ की एग्जांपल्स प्लांट्स में देखें तो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, इसी तरह कॉलनकाइमा टिश्यूज़ हैं, और अगर एनिमल्स में देखा जाए तो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। ये एनिमल्स में टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं। मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ जिनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मुतल्लिका हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद ऑर्गन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो दी हुई मिसाल स्टमक एक ऑर्गन है। इसमें दो तरह के मेजर टिश्यूज़ हैं। ये दो मेजर टिश्यूज़ कौन से हैं? एक तो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो मैदे की दीवारें बनाते हैं, और उसके अंदर ही मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस सेक्रेट करते हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूस है, और मस्कुलर टिश्यूज़ मैदे को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि खुराक की आगे मूवमेंट हो सके। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स जिनके काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स जो हैं, मिसाल के तौर पे ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर है, पेंक्रियाज हैं। ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक, इसी का सब टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल लेवल है। अब जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और कोऑर्डिनेटेड होने के बाद वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं, मुकम्मल जानदार बनाते हैं जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। और एक जानदार में जितने भी काम होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोई भी काम अलग नहीं हो रहा होता। अगर जिस्म में फॉर एग्ज़ाम्पल हम दौड़ रहे हैं या हमारे हाथ से कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस हाथ की मूवमेंट की वजह से हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमारे सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, ताकि यहाँ पर खुराक और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो इंडिविजुअल लेवल में जितने भी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सारे कंबाइन होते हैं, और इंडिविजुअल एक जो है वो आज़ाद होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉपुलेशन। एक ही तरह के जानदार जो एक ही जगह पे रह रहे हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं, एक ही टाइम में। तो पॉपुलेशन में एक ही तरह के जानदार पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आरिफ आला के देखें तो आरिफ आला में जितने भी इंसान रहते हैं तो इंसान की पॉपुलेशन होगी। यानी कि हम जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक स्पीशी का नाम लेना ज़रूरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस एक दूसरे से मिल के इकट्ठी रहती हैं। इसकी एग्जांपल फॉरेस्ट है जिसमें मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ रहती हैं। उसके बाद बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज़ पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हों तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये था हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किस किस लेवल पे हम जानदारों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जानदार कितने कितने सेल्स पे मौजूद हैं, मुश्तमिल है। अगर कोई जानदार सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब वन और सेलुलर सेल वाले, एक सेल वाले जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कॉलोनियल भी इसी में आता है यूनिसेलुलर में, कि एक ही सेल वाले जानदार होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ सेल्स मिल के रहते हैं, लेकिन उनमें कोई काम की तकसीम नहीं होती जैसे हमारे जिस्म में है या लिविंग हायर एनिमल्स के जिस्म में एक सेल ये काम करेगा, दूसरा सेल ये काम करेगा, ऐसे नहीं होता। हर सेल अपनी खुराक हासिल कर रहा है, अपनी एनर्जी पैदा कर रहा है और अपना ही वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा है। हर सेल अपना काम कर रहा है लेकिन रहते इकट्ठे हैं कॉलोनी बना के। तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एग्जांपल जो है वो वॉल्वॉक्स की है। उसके बाद मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें एटम्स मिल के सेल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, फिर इंडिविजुअल बनते हैं। तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट जो है ये, इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है और ये सर्दियों में इसको बोया जाता है। गर्मियों के शुरू में या सर्दियों के एंड पे ही अपने बीज तैयार कर लेता है। इसके बीज जो हैं उससे
ऑयल निकाला जाता है जो हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको वेजिटेबल के तौर पे और एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और मस्टर्ड प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में रूट, स्टेम, लीव्स ये सारे हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इसी तरह एनिमल्स में जो एग्जांपल है मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की वो फ्रॉग है। ठीक है जी। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो राना टिग्रीना है। तो ये हमारे आज के जो 2 टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए। हाँ जी, ठीक है जी।